नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से चयनित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में 142 असिस्टेंट प्रोफेसर्स को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर चिकित्सा के क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी अपने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ उनके भीतर संवेदनशीलता, सहानुभूति और सेवा की भावना भी विकसित करें, जिसके वे कुशल और दक्ष चिकित्सक बनने के साथ समाज के प्रति अपने कर्तव्यों और मानवता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भी पूरी ईमानदारी से निभाएं। पहले दिन से ही सरकारी नौकरियां पारदर्शिता के आधार पर मिले, निष्पक्षता के आधार पर मिले, योग्यता के आधार पर मिले, ये हमारा संकल्प था। और मुझे ये बताते हुए संतोष है कि हमारे प्रदेश के लगभग 27,000 नौजवान युवाओं को सरकारी नौकरियां निष्पक्ष तरीके से प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। ये काम हमारा अनवरत रूप से चलेगा और ये नियुक्तियां पिछले 4 सालों में, 4.5 सालों में जो संपन्न हुई हैं, राज्य स्थापना के बाद से लेकर अब तक जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसकी 2/3 से अधिक हैं। और आगे का भी हमारा कैलेंडर बना हुआ है। हमारे सभी नौजवानों को आगे भी अवसर मिलते रहेंगे। देहरादून नगर निगम में 27वां स्थापना दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। कार्यक्रम में देहरादून के प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक विनोद चमोली, विधायक उमेश शर्मा काऊ और देहरादून के महापौर सौरभ थपड़ियाल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सीएम धामी ने 45 करोड़ से अधिक की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इसके साथ ही उन्होंने ई ऑफिस की लॉन्चिंग भी की। सीएम धामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बड़े ही हर्ष का विषय है कि देहरादून नगर निगम अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने देहरादून नगर निगम वासियों, देहरादून के महापौर और नगर आयुक्त को शुभकामनाएं भी दी। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में चुनौतियां बहुत ज्यादा होंगी रहेंगी, क्योंकि जल्द ही दिल्ली देहरादून एलिवेटेड रोड शुरू होने से प्रदेश के साथ साथ राजधानी देहरादून में जनसंख्या दबाव बढ़ेगा। देहरादून शहर वासियों को, सभी देहरादून के महानगर के हमारे मेयर सौरभ थपड़ियाल, नगर आयुक्त समेत पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपनी स्थापना से लेकर अब तक 28वें साल में नगर निगम प्रवेश कर गया है। अनेक उपलब्धियां, अनेक विकास के काम नगर निगम ने किए हैं। अनेक सुविधाओं को बनाने का काम नगर निगम के स्तर पर हुआ है। आगे नगर निगम जहां आज अपनी स्थापना का उत्सव मना रहा है, उत्सव के साथ साथ आने वाले समय में चुनौतियां हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा हरित देहरादून मिले, नीट देहरादून मिले, क्लीन देहरादून मिले, ग्रीन देहरादून मिले, उसके लिए हमको काम करना होगा। पीआरडी जवानों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल धामी सरकार ने अब बीमार होने पर यदि पीआरडी जवान अस्पताल में भर्ती रहता है तो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। सचिवालय में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा है कि पीआरडी जवान यदि बीमार है और अस्पताल में भर्ती रहता है तो वो अब 6 महीने तक उसका मानदेय नहीं रोका जाएगा। देहरादून में विभागीय बैठक में कैबिनेट मंत्री ने इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि विभाग पीआरडी जवानों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगा। पीआरडी जवानों को मिलने वाली सहायता राशि में इजाफा करने और बीमार होने की दिशा में मानदेय नियमित रूप से देने के निर्देश जारी किए गए हैं। आने वाले समय के लिए भी इसी परीक्षण के दौरान में एक और मन विचार और विभाग को निर्देशित भी करा है कि एक प्रस्ताव तैयार करें कि हमारे पीआरडी के जवान जो हैं, यदि ड्यूटी के दौरान में यदि उनके अपने चिकित्सीय उपचार के दौरान उनको यदि हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ा तो इस भर्ती को उनके किसी भी रूप में जो है वो उनकी मानदेय कटौती में उसकी गणना ना हो, अपितु उन्हें 6 माह का मानदेय जो है उसमें मानदेय के रूप में उनको दिया जाए। ये भी आज विभाग को निर्देशित किया है ताकि हमारे पीआरडी जवानों के मनोबल जो है वो कहीं पे कम ना होने पाए। देहरादून में जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए आयोजित डीएम जनदर्शन में जिलाधिकारी सविन बंसल ने 176 शिकायतें सुनी। घरेलू विवाद, जमीन सीमांकन, आर्थिक सहायता, भरण पोषण, ऋण माफी, पेंशन व प्रमाण पत्र से जुड़े कई प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं पारिवारिक व संपत्ति विवादों पर तुरंत कार्यवाही की गई।
उत्तराखंड में ग्राम्य विकास विभाग और उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने मिलकर एक ऐसा पोर्टल बनाया जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के वे सभी श्रमिक जिन्होंने निर्माण कार्य में 90 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है अब आसानी से अपना पंजीकरण करा सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के बाद इन श्रमिकों को श्रम विभाग की सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा, जिनमें प्रसूति सहायता, दुर्घटना दावा, टूल किट सहायता, मकान निर्माण हेतु अनुदान, बच्चों की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद जैसी कई कल्याणकारी सुविधाएं शामिल हैं। ग्रामीण विकास आयुक्त अनुराधा पाल ने जानकारी दी है कि राज्य में मनरेगा के तहत लगभग 9.5 लाख सक्रिय श्रमिक काम कर रहे हैं जो दूर दराज के इलाकों में भी विकास कार्यों में योगदान देते हैं। इन्हें अक्सर श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था क्योंकि पंजीकरण प्रक्रिया पहले जटिल और सीमित थी। इसी को देखते हुए दोनों विभागों ने मिलकर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाते हुए नया पोर्टल शुरू किया है। लेबर डिपार्टमेंट यूके और BCW ने और मनरेगा ने, ग्राम्य विकास ने एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हमने देखा है कि जो लेबर डिपार्टमेंट में जितने श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन होता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, पिछले 1 साल में जिन्होंने 90 दिन का सक्सेसफुली रोजगार किया हो, उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और उसके आधार पर उनको बहुत सारे सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि प्रसूति सहायता हो गई है, एक्सीडेंटल क्लेम हो गया है, या फिर मकान बनाने के लिए हो गया, टूल किट, साइकिल्स इत्यादि के छोटे छोटे जो बेनिफिट्स हैं, पढ़ाई के लिए भी, बेटी की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए इत्यादि बहुत सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन उसके लिए लेबर डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। तो ये हमने देखा कि ग्राम्य विकास विभाग में मनरेगा के लगभग हमारे यहाँ 9.5 लाख एक्टिव श्रमिक हैं। तो हम ये विचार आया कि इन मनरेगा श्रमिकों को भी, क्योंकि ये हमारे लास्ट माइल वर्कर्स हैं जो दूर दराज एरिया में भी काम करते हैं, इनको भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट से जोड़ दिया जाए। तो उसको टारगेट को लेते हुए कि ग्राम्य विकास विभाग ने और लेबर डिपार्टमेंट ने मिलकर एक पोर्टल शुरू किया और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया। स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ आज किया गया। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया। स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित स्वदेशी महोत्सव को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शुभारंभ मौके पर पहुंचकर विभिन्न स्वदेशी स्टॉलों का निरीक्षण भी किया। 14 दिसंबर तक चलने वाले स्वदेशी महोत्सव को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। देखिए, स्वदेशी महोत्सव जो है हर साल किया जाता है और हर सालों की भांति इस बार भी संस्था के द्वारा मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी परिप्रेक्ष्य से स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उत्तराखंड के हल्द्वानी स्थित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अधिग्रहण मामले में 10 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले नैनीताल जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। सुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्र में बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। मंगलवार को जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने हल्द्वानी रेलवे स्टेशन पर पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग किया। इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस के जवान बनभूलपुरा क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि कल फैसले की दृष्टिगत किसी तरह का कोई भी व्यक्ति अफवाह या सोशल मीडिया में भ्रमित जानकारी न फैलाए जिससे कि शांति व्यवस्था बिगड़ सके। जिला प्रशासन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा सभी को मान्य करना पड़ेगा। बच्चे पढ़ते लिखते हैं, हमें भी कहीं बुझाया जाए सर। हमारा कोर्ट में उम्मीद है हमें बुझाया जाएगा सर कहीं ना कहीं। जहाँ सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो रहा तो हमारे लिए होगा सर, बढ़िया इंसाफ से फैसला करे सर, उसके लिए हम भी दुआएं मांगिए। अब ये छोटे छोटे बच्चे हमारे पे यहाँ पे ढोलक बस्ती में छोटे छोटे बच्चे हैं। कल ठंड का टाइम है, इतने साल हो गया है, अब छोटा थोड़ा इतना छोटा परिवार है, देखो तो कितना परिवार है, बहुत ज़्यादा परिवार है, ज़्यादा परेशान में है। आप कल का फैसला देखो, कल हम जो वहाँ का फैसला होगा हम मानेंगे। किसी भी प्रकार का न्यायालय का डिसीजन के ऊपर कटाक्ष, विरोध, प्रतिक्रिया या फील्ड में मोबिलाइजेशन करना, इसको अटैक ऑन द गवर्नमेंट एंड अटैक ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन मानेंगे और उसी हिसाब से हम जो है सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाएंगे।
सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर बनी हुई है, हमारा मॉनिटरिंग टीम्स काम कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी न्यायालय का प्रक्रिया के ऊपर या न्यायालय का डिसीजन के संबंध में या सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट या सरकार या इस प्रकार का वैध विभागों के ऊपर अनावश्यक या अनर्गल कमेंट करेंगे तो उनके ऊपर भी हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।